हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्यन पीरियड। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑलरेडी हम हिस्ट्री के बहुत से टॉपिक कवर कर चुके हैं, जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं फिलहाल अभी, तो तब भी आपकी बुक्स में मौर्यन पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपकी जो सिलेबस है आपको मिल जाएगा वो टॉपिक। तो यहाँ से आप उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम जो टॉपिक कवर कर चुके थे वो टॉपिक था हमारा, मैंने बताया था वो बौद्ध धर्म के बारे में। अब देखिए साथ के साथ यहाँ पर जो मॉडर्न पीरियड है ये भी चल रहा था। तो अब हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को अपने। तो मॉडर्न पीरियड का जो टाइमिंग है वो है हमारा 322 BC से 185 BC तक का। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके बारे में पता कहाँ से चलता है, उसके लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे लिटरेरी सोर्सेज जो हमारे पास गिवन है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब देखते हैं मेगास्थनीज के इंडिका। तो जो ये सबसे पहले जानते हैं कि मेगास्थनीज थे कौन। तो जो मेगास्थनीज थे ये एक राजदूत थे किसके, और सेलिकस निकेटर के। ठीक है, और ये किसके कोर्ट में आए थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आते हैं एम्बेसडर बन के। हिज इंडिका इज फॉरमोस्ट ऑल द फॉरेन अकाउंट फॉर मौर्य। तो जो इनकी इंडिका है हम इसे एक फॉरेन अकाउंट बोलेंगे। और जो ये कौन थे, ये जो मेगास्थनीज थे, जब ये यहाँ इंडिया में आए थे तो काफ़ी टाइम तक ये मौर्य के टाइम पे यहाँ पर रुक कर गए थे उनके कोर्ट में, और सब चीज़ों को इन्होंने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं, क्या रोल उनका सोसाइटी में है। तो सब चीज़ें वो अच्छे से इस बुक के अंदर लिख के गए थे। लेकिन अभी जो उसकी ओरिजिनल कॉपी है इस बुक की वो खो चुकी है, वो पता नहीं कहाँ है, वो किसी के पास नहीं है। अगर कुछ बचा है तो जैसे जो बाकी जो ग्रीक राइटर्स थे उनको जो भी पता था उनकी बुक के बारे में, तो उनकी टेक्स्ट में वो चीज़ें हमें मिलती हैं, गिवन मिलती हैं। तो कौन कौन से ग्रीक राइटर है जिन्होंने इनकी बुक के बारे में बताया, स्ट्रैबो, डियोडोरस, एरियन। ठीक है, तो कुछ लैटिन राइटर्स थे। तो इनकी बुक से हमें पता चलता है कि जो इंडिका के अंदर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया था, 7 कास्ट सिस्टम के बारे में बताया था। हालांकि यहाँ पर 4 कास्ट सिस्टम था। अब हमें नहीं पता कि इन्होंने किस तरह से उस चीज़ों को ऑब्जर्व किया और उन्होंने कैसे वो 7 कास्ट सिस्टम में उसको डिवाइड कर दिया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर इंडिया में कोई स्लेवरी नहीं थी, कोई सूदखोरी या ब्याजखोरी नहीं होती थी। और साथ में कुछ चीज़ें और बताई थी इन्होंने। मैं यहाँ पर आपको ये 7 कास्ट सिस्टम बता दूं कि इन्होंने लोगों को कैसे देखा था। जो 7 कास्ट सिस्टम है इसमें कैसे कैसे लोगों को रखा था। तो एक था इनका फिलोसफर। ठीक है, सेकेंड नंबर पे थे फार्मर, जो कास्ट इन्होंने बता रखी है। थर्ड सोल्जर, उसके बाद फिर हर्ट्समैन, आर्टिशियन, मजिस्ट्रेट, काउंसलर। तो इस तरह से इन्होंने उस समय की कास्ट सिस्टम को यहाँ पर बताया, जबकि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था चलती थी। अब उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पर कोई स्लेवरी नहीं थी, जबकि जो इंडिया के सोर्सेज है उनसे पता चलता है कि इंडिया में स्लेवरी थी। जो इंडिया की लिखी हुई किताबें हैं, जो इंडिया के लोगों ने लिखी है, वो कहते हैं स्लेवरी थी, लेकिन जो मेगास्थनीज की जो इंडिका है वो कहते हैं कि स्लेवरी नहीं थी। अब देखिए ऐसा क्यों था। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में स्लेवरी थी, लेकिन उस समय एक स्लेव को भी, एक जो घर में जो काम करता था उसको भी परिवार की तरह समझा जाता था। उसके साथ इतना बुरा बिहेव नहीं होता था, खाने के लिए अच्छा देते थे, उसको कपड़े भी देते थे। तो अगर उससे काम करवा रहे हैं तो उसको उस चीज़ के लिए अच्छा खासा पे भी करते थे। लेकिन अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर जो स्लेव थे उनको दूसरी जगह से खरीद के, है ना, फिर वहाँ पर बेचा जाता था। तो उनको बिल्कुल जानवरों से भी बदतर उनके साथ बिहेव रखा जाता था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो मेगास्थनीज थे उनको, उन्होंने उस वेस्ट से जब हमारे जो इंडिया के जो स्लेव है उनको कंपेयर करा, तो उनको लगा कि यहाँ पर तो स्लेवरी है ही नहीं। ठीक है, और ये यूजुअली यहाँ पर ये जो सूदखोरी थी वो भी बिल्कुल नहीं होती थी। अगर हम बात करें कि उन्होंने वुमेंस के बारे में क्या बताया, तो उन्होंने कहा कि इंडिया में इस टाइम पे, मौर्य के टाइम पे, जो वुमेंस की जो पोजीशन थी वो बहुत ही हाई पोजीशन थी। उनको फ्रीडम मिली हुई थी सोसाइटी में। कौटिल्य के अकॉर्डिंग, मेगास्थनीज की जो इंडिका बुक है उसमें लिखा है कि कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो वुमेन थी वो डिवोर्स भी ले सकती थी अपने हस्बैंड से, और दोबारा शादी भी कर सकती थी, दोबारा रीमैरी कर सकती थी वो किसी और के साथ। जो वुमेन्स थी उनको एम्प्लॉय किया हुआ था एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड ऑफ अ किंग। ठीक है, कि मतलब जो उस समय का जो राजा था उसका जो बॉडीगार्ड होती हैं उसमें वुमेन्स भी हुआ करती थी। उनको स्पाई का भी काम दिया गया था, जो जासूसी करते हैं ना उनका काम भी दिया था। और भी बहुत सारी डाइवर्स जॉब थी जिसमें जो वुमेन है उन्होंने भी उस समय पे अपना जो पार्टिसिपेशन है वो किया है। ठीक है, तो इस तरह से इस बुक से हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। अब आगे देखते हैं। अब है हमारी विशाखा दत्त मुद्रा राक्ष। ठीक है, अब देखिए जो ये वाली जो बुक है ये विशाखा दत्त ने लिखी थी। ठीक है, आपको नाम याद रखना है इसका। और ये गुप्ता पीरियड के टाइम पे लिखी गई थी। इट डिस्क्राइब हाउ चंद्रगुप्त मौर्य गेट चाणक्य असिस्टेंट टू ओवरथ्रो द नंदास। तो हम सबको पता है जो मौर्य डायनेस्टी थी उससे पहले कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी, नंदा डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो होता क्या है, जो नंदा डायनेस्टी और जो चाणक्य होते हैं, कौटिल्य कह लो या विष्णुगुप्ता कह लो, इनके बीच में ना कुछ अनबन हो जाती है। और जो नंदास होते हैं वो चाणक्य की इंसल्ट कर देते हैं।
जो चाणक्य होते हैं वो इनको फिर चैलेंज देकर जाते हैं कि इनकी पूरी डायनेस्टी को खत्म कर देंगे, और ये तलाश में निकल पड़ते हैं किसी ऐसे को ढूंढने की जो इन नंदास को हरा सके। तो इनको कौन मिलते हैं? एक बच्चा मिलता है जो आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य बनते हैं। जब वो इनको देखते हैं तो कहीं ना कहीं इनको देख के पता चल जाता है कि हाँ, ये वो बच्चा है जो मुझे आगे, जो नंदा ने जो मेरी इंसल्ट करी है उस चीज़ को मतलब ख़त्म करवा सकता है, मेरी हेल्प कर सकता है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को अपना स्टूडेंट बना लेते हैं और इनको शिक्षा देते हैं। बाद में इनकी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती है इनको वहाँ पर भी एडमिशन दिलाते हैं, और बाद में फिर यही बच्चा बड़े होकर चंद्रगुप्त मौर्य बनता है। और ये हेल्प करता है चाणक्य की, किसको ओवरथ्रो करने में? नंदास को खत्म करने में। जो नंदा डायनेस्टी थी पहले से, उसको खत्म करने में चंद्रगुप्त मौर्य इनकी हेल्प करते हैं। और जब नंदा डायनेस्टी खत्म हो जाती है तो कौन सी डायनेस्टी आती है? मौर्य डायनेस्टी आती है। ठीक है, इसमें बहुत ही अच्छा जो ये विशाखादत्त की जो ये बुक है, इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया है कि उस समय की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, जो सोशियो और जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, अर्थव्यवस्था और जो सोसाइटी के बीच में जो कंडीशन थी वो कैसी थी। अब आगे देखते हैं पुराण। तो दे आर द कलेक्शन ऑफ लेजेंड्स इंटरस्प्रेड विद रिलीजियस टीचिंग। ठीक है, तो पुराण में क्या बताया हुआ है? इसमें मुझे बहुत सारे जो लेजेंड्स थे उस समय, जो बड़े बड़े गुरु वगैरह हुआ करते थे, कैसे उन्होंने उस समय जो धर्म की जो टीचिंग थी उनको लोगों तक फैलाया। ठीक है, ये एक हमें बहुत अच्छी क्रोनोलॉजी देता है और बहुत सारे जो मॉडर्न किंग्स हैं उनके बारे में भी बताता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, हमारे कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिनसे भी हमें मॉडर्न टाइम के बारे में पता चलता है। इंडियन जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जो खुद्दक निकाय सुत्त पिटक है, उसमें हमें पता चलता है, जो इसमें देखिए ये जो खुद्दक निकाय सुत्त पिटक है, ये बेसिकली हमें स्टोरीज बताता है बुद्धा की लाइफ के पहले वाली। ठीक है, जो बुद्ध है जब उनका जन्म हुआ था तो उनके प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज है इसके अंदर, खुद्दक निकाय जो सुत्त पिटक है। ठीक है, लेकिन इसमें साथ में क्या और चीज़ें मेंशन है? सोशो इकोनॉमिक कंडीशन भी मेंशन है मॉडर्न पीरियड के टाइम की। तो ये आप याद रखना है। यहाँ पर जो खुद्दक निकाय सुत्त पिटक है उसके अंदर क्या है, तो उसमें 549 स्टोरीज हैं बुद्धा के से, जो उन्होंने बुद्ध का जो जन्म लिया था उससे पहले जो उनके प्रीवियस बर्थ थे उनके बारे में। तो यहाँ पर ज़्यादा यही पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए ये तो फिर भी आपको याद रहेगी चीज़, लेकिन जो मेन चीज़ है इसमें जो इंपॉर्टेंट है जिसलिए वो इसलिए है क्योंकि इसमें बुद्ध की प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज है। अब उसके बाद है कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जो किससे जुड़े हुए हैं? श्रीलंका से जुड़े हुए हैं। उसमें बताते हैं, जैसे दीपवामशा और जो महावामशा है, ठीक है ना, इसमें बताया है कि जो अशोक थे किस तरह से उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था श्रीलंका तक। तो ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जिसमें बताया गया है कि उन्होंने श्रीलंका तक उसको कैसे स्प्रेड किया था। किसने स्प्रेड किया था? अशोक ने किया था। तो श्रीलंका के नाम से ये दो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हो जाते हैं जो कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, दीपवामशा और महावंशा। ठीक है, उसके बाद है फिर तिब्बतन जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है दिव्यवादन। इसमें बताते हैं कि अशोका के जो क्या एफर्ट्स थे जो बौद्ध धर्म था उसको फैलाने के लिए, क्या उन्होंने कितने सारे एफर्ट करे। और ये कहाँ का टेक्स्ट है? ये तिब्बत का टेक्स्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की, कि हमारे पास और हमें क्या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले जिससे कि जो मॉडर्न टाइम है वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है और हमें क्या क्या चीज़ें वहाँ से पता चली। देखिए, तो पहला है अशोकन एडिक्ट और इंस्क्रिप्शन। तो जो अशोक थे उनको शिलालेख लिखवाने का बहुत शौक था, हम एक तरह से कह सकते हैं। उन्हीं के टाइम पे जो ये शिलालेख लिखवाने का जो रिवाज था वो शुरू हुआ था। उसके बाद तो फिर बाद में बहुत सारे किंग्स आते हैं जो उस चीज़ को शुरू करते हैं। सो देयर आर रॉक एडिक्ट, तो कुछ तो उन्होंने रॉक्स पे लिखवाया था, कुछ उन्होंने पिलर्स पे लिखवाए थे, और कुछ केव इंस्क्रिप्शन। ठीक है ना, जो केव्स होती थी वो वहाँ भी लिखवा दिया करते थे। लोकेटेड एट सेवरल प्लेसेस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो अगर इंडिया की आप ये सब कॉन्टिनेंट देखोगे तो आपको जगह जगह पे बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, पिलर एडिक्ट्स भी मिल जाएंगे और केव इंस्क्रिप्शन भी मिल जाएंगे। लेकिन ना उससे पहले 1837 से पहले इन पर क्या लिखा था किसी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि कोई भी उस स्क्रिप्ट को जो लिखा हुआ था उसको डेसिफर नहीं कर पा रहा था, उस लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा था। उसके बाद 1837 में आते हैं जेम्स प्रिंसअप होते हैं, वो आते हैं और वो आइडेंटिफाई करते हैं अशोक के उस इंस्क्रिप्शन को जो उस पर लिखा हुआ था बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ दैम आर इन द नेचर ऑफ अशोक प्रोक्लेमेशन टू द पब्लिक एट लार्ज एंड ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ दैम डिस्क्राइब हिज ओन एक्सेप्टेंस ऑफ बुद्धिज्म एंड हिज रिलेशनशिप विद संघ। तो उस पर काफ़ी जो ये था कि जो होते थे, जो अशोक थे, वो जब भी कोई घोषणा वगैरह करते थे तो वो क्या करते थे, वो उस तरह के जो इंस्क्रिप्शन हैं, जो शिलालेख हैं, जो रॉक एडिक्ट्स हैं, उन पर लिखवा दिया करते थे। फिर लोग आते थे, वो उस चीज़ को पढ़ते थे, या फिर जो उनके खुद के जो उनके ऑफिसर होते थे वो उस चीज़ को पढ़ के सुनाते थे। और उनका मानना ये था, मतलब वो जिसलिए वो करते थे कि शायद इसलिए कि आगे चल के जो फ्यूचर जनरेशन हो वो भी उस चीज़ को मतलब देखे, क्योंकि मैं पत्थर पे लिखवा दिया वो तो हटने से रहा। तो ये था। ठीक है, तो उसमें उनकी पता चलता है कि किस तरह से संघ के साथ उनकी रिलेशनशिप थी। जो संघ था वो किसका था? वो बौद्ध धर्म का था। तो किस तरह से वो संघ से जुड़े, उन्होंने कैसे उस बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया, तो वो सारी चीज़ें हमें उन इंस्क्रिप्शन से पता चलती हैं। लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती थी? प्राकृतिक लैंग्वेज यूज़ होती थी, और ये वरी करता था रीजन टू रीजन कि स्क्रिप्ट कैसे यूज़ करनी है। जैसे कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट था वहाँ पर खरोष्टी थी, ठीक है, और ग्रीक
अमारिक ये आपका वेस्ट में था, और उसके बाद जो ब्रह्मी थी वो आपकी ईस्ट ऑफ इंडिया में थी। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट ये वरी करता था जगह के हिसाब से। तो हो सकता है कि जो नॉर्थ वेस्ट के लोग हैं उनको ये वाली स्क्रिप्ट समझ आती हो, तो उनको इस स्क्रिप्ट में लिख के दिखा दिया। जो वेस्ट के लोग हैं हो सकता है उनको ग्रीक, क्योंकि वहाँ पर ग्रीक के ही लोग थे, वहाँ उन्हीं के किंग थे, तो वहाँ पर उन्हीं की ज़्यादा जनता होगी, तो उनको उनकी लैंग्वेज में समझाने के लिए तो ये वरी करता था कि डिफरेंट लोकेशन पे कि वहाँ पर किस तरह के लोग हैं, किस तरह की कम्युनिटी वहाँ बसी हुई है, तो उनको कैसी लैंग्वेज समझ आएगी, तो उस हिसाब से यहाँ पर बांटा हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि नॉर्थ वेस्ट में क्या थी, खरोष्टी थी, वेस्ट में आपकी ग्रीक थी, और ईस्ट में आपकी ब्राह्मी थी। ठीक है, आगे देखते हैं अदर इंस्क्रिप्शन। देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट के इंस्क्रिप्शन है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि उसमें से हमें कुछ और खास बातें पता चलती हैं। तो पहला है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। इसमें क्या किसके बारे में बताया हुआ है, ये है रुद्रमन का इंस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद है फिर सोहरा गौरव कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ये आपका कहाँ पर है, ये पूछते जाता है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है ये है कहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में पड़ेगा। उसके बाद एक महास्थान इंस्क्रिप्शन, ये आपका बोकारा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में पड़ेगा। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, ठीक है, एक मोहगौरा कॉपर प्लेट, ये आपका यूपी में, उसके बाद जो महास्थान है ये आपका बोगरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में। ये सब के सब डायरेक्टली किससे जुड़े हुए हैं, मॉडर्न पीरियड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दे आर बिलीव टू बी नॉट नेसेसरली दोज ऑफ अशोका, और ज़रूरी नहीं है कि ये सारे अशोका से जुड़े हुए हैं, है ना, जो दूसरे जो और किंग थे हो सकता है कि उनसे भी जुड़े हुए हों। ठीक है, अब देखते हैं मटेरियल रिमेन्स। उस समय के हमारे पास कौन कौन से जो मटेरियल रिमेन हमें मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे वो किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आप इन्हें इंस्क्रिप्शन की लोकेशन सब याद रखना कि जूनागढ़ कहाँ था, ठीक है ना, और सोहरा गोरा है वो डिस्ट्रिक्ट आपकी यूपी में थी, महास्थान कहाँ था वो आपका बांग्लादेश में था। तो देखिए कौन कौन से मिले थे, एक तो वुडन पैलेस मिलता है, आपने आज तक पैलेस महल वगैरह सुने होंगे, है ना, वो पक्के ब्रिक्स वगैरह के बनाए जाते थे। लेकिन यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एक वुडन पैलेस भी हुआ करता था जो कि लकड़ी का बना था। और कुछ क्या मिले हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिले हैं, कुछ सिल्वर कॉइन और कॉपर पंच मार्क कॉइन मिले हैं। तो कि इनके टाइम पे सिल्वर के कॉइन भी चलने लगे थे, और कॉपर के कॉइन थे उस पर ना एक मार्क बना होता था, उस कॉइन पे एक पंच मार्क कॉइन होता था। हो सकता है कि वो जो इनका जो भी कोई सिंबल आप उस पर बनाना चाहते हैं, है ना, तो वो उस तरह के जो कॉइन होते हैं ना वो पंच मार्क होते हैं, तो उस पर ज़्यादातर ना इनकी फोटोज़ वगैरह होती थी। तो इस तरह के जो कॉइन है वो कहाँ पर मिले हैं, वो कुम्हार पटना में मिले हैं, और भी बहुत सारे मटेरियल रिमेन मिले हैं मॉडर्न पीरियड के टाइम के। ठीक है, तो ये इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ये वुडन पैलेस इंपॉर्टेंट है कि वुडन पैलेस किसके टाइम पे मिला है, लकड़ी का महल, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मिला है। दूसरा होता है कि इनके टाइम पे कौन से पॉलिश्ड वेयर मिले हैं ना, कौन से ये जो होते थे ना, ये पहले मिट्टी के जो बर्तन चलते थे, तो कौन से थे वो नॉर्दर्न ब्लैक, ठीक है, वो ब्लैक होते थे पॉलिश्ड अच्छे से, और सिल्वर कॉइन चलते थे, और साथ में पंच मार्क कॉइन भी चलते थे। ठीक है, दूसरा क्या मिला इनके, आप देखिए ये है अशोका की रॉक एडिक्ट्स। देखते हैं कहाँ कहाँ पर थी। देखिए इनकी अपनी 14 मेजर रॉक एडिक्ट थी। इसका जो प्रिंसिपल क्या था, जो रॉक एडिक्ट थे उनकी, कि किस तरह से धर्म को फैलाना है, उसके क्या प्रिंसिपल है। ठीक है, इन्होंने धम्म की नीति अपना ली थी। धम्म की नीति किससे जुड़ी हुई थी, बौद्ध धर्म से, जो बौद्ध धर्म की टीचिंग्स है उसी को ये फैलाना चाहते थे। तो इन्हीं को ये इसको क्या बोलते थे, प्रिंसिपल ऑफ धम्म बोलते थे। तो इन्होंने उसके बारे में कहाँ कहाँ पर फैलाना, मतलब जो इनके धम्म की जो पॉलिसी थी उन्होंने इसे कहाँ कहाँ फैलाया। तो देखिए मनसेरा पाकिस्तान, वहाँ पर इन्होंने रॉक एडिक्ट लगवाए। ठीक है, शाहबाजगढ़ी में आपको रॉक एडिक्ट मिलता है। ठीक है, कलसी, जूनागढ़, सुपारा, ठीक है, और कुरनाल हो गया, धौली हो गया। तो ये बहुत सारी जगह है कि जहाँ पर ये इस तरह के जो मेजर रॉक एडिक्ट है ये मिल जाएंगे, और ये किसके बारे में बताता है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म के बारे में बताते हैं। आगे देखते हैं, उसके बाद है कलिंग के रॉक एडिक्ट। कलिंग की वॉर के बारे में आपको पता होगा कि जो अशोक होते हैं कलिंग की वॉर पे जब लड़ते हैं तो इनके उस वॉर में बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो उसके बाद ना इनको बड़ा पछतावा होता है कि इनकी एक वॉर के कारण इतने सारे लोग मर गए, और उसके बाद वापस आके ये किसको अपना लेते हैं, या बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। कि आप ये क्या चाहते थे, ये पीस चाहते थे, ये किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या किसी के दुश्मन बन के नहीं रहना चाहते थे, हर तरफ पीस चाहते थे। तो इसमें वही लिखा है कि कैसे कलिंग की वॉर के बाद इन्होंने एक नए सिस्टम को अपनाया अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। तो ये जगह है जहाँ पर इनके कलिंग के जो रॉक एडिक्ट्स हैं वो मिलते हैं। उसके बाद है माइनर रॉक एडिक्ट्स, जो थोड़े छोटे थे। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें पर्सनल हिस्ट्री लिखी हुई है अशोक की। ठीक है, और जो धम्म है उसकी अपनी छोटी सी समरी लिखी हुई है। और बड़ी वाली समरी कहाँ लिखी है, धम्म की समरी नहीं कहेंगे हम, जिसमें उसके पूरे प्रिंसिपल लिखे हैं, वो था मेजर रॉक एडिक्ट। ठीक है, और जो माइनर रॉक एडिक्ट में उसमें इनके बारे में, इनकी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में लिखा है, और साथ में इनकी धम्म की जो नीति थी उसकी छोटी सी समरी लिखी हुई है। फिर अब जो बब्रू माइनर एडिक्ट है वहाँ पर क्या लिखा है कि किस तरह से जो अशोक थे उनका कन्वर्जन हुआ बुद्धिज्म में, उन्होंने किस तरह से बौद्ध धर्म को अपनाया। तो ये जो माइनर एडिक्ट है ये आपका कहाँ पर है, ये आपका जयपुर में है। तो बस आप ये देख लेना, थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि हाँ यहाँ पर आपको माइनर रॉक एडिक्ट मिल जाएंगे, यहाँ आपको जो ये बबरू है ये वाला रॉक एडिक्ट मिल जाएगा। बाकी आपको उनका जो क्या इनकी मोटिव था इन चीज़ों को लगाने का, वो आपको वो याद रखना है।
अब नीचे देखते हैं पिलर इंस्क्रिप्शन क्या थी। तो देखिए पिलर, हमने अभी तो रॉक की बात करी, तो रॉक पर ये लिखवा दिया करते थे, ठीक है। अब पिलर कैसे होते थे आपको पता है ना, बड़े बड़े खंबे से होते हैं, पूरे के पूरे ये सब गोल गोल से होते हैं। तो इस पे ये बहुत सारी इन्होंने धर्म के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती थी अशोक के टाइम पे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे जब होता था जैसा भी उस समय, उसके बारे में आपको ना इन पिलर पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी। ये जो पिलर्स थे ये किस चीज़ के बने हुए थे, बफ कलर्ड फाइन ग्रेन हार्ड सैंडस्टोन के बने हुए थे, यूजुअली विद स्मॉल ब्लैक स्पॉट क्वारिड इन अ चुनार नियर वाराणसी, ठीक है। और कुछ ब्लैक स्पॉट भी होते थे इन पर, और ये कहाँ पर मिलेगा आपको, वाराणसी में जो चुनर जो जगह है ये वहाँ पर आपको इस तरह के पिलर मिल जाएगा, जिसपे बहुत सारी धर्म की पॉलिसी लिखी हुई है और किस बारे में बताया हुआ है कि जो अशोक का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था। अब जानते हैं 7 एडिक्ट्स वर मेंशन इन दीज इंस्क्रिप्शन, जो 7 जो खास है इंस्क्रिप्शन उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए लोकेशन दिल्ली टू मेरठ। हुआ क्या था, जो फिरोज शाह तुगलक थे वो ये पिलर के बारे में है, क्योंकि कुछ पिलर में ना चेंज हो गया था, उनको लगाया कहाँ गया था, फिर बाद में जब दूसरे राजा आते हैं तो वो उनको शिफ्ट कर देते हैं। तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली मेरठ, फिरोज शाह तुगलक ब्रॉट दिस पिलर टू दिल्ली फ्रॉम मेरठ। तो इसे दिल्ली मेरठ इसलिए कहा गया है कि ओरिजिनली जो ये पिलर था ये आपका मेरठ में था, लेकिन मेरठ से इसे कहाँ पे लाया गया, दिल्ली लाया गया। और कौन लेकर आया इसको, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ये तुगलक डायनेस्टी के थे, इसको भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। उसके बाद है दिल्ली टोपारा। इसमें भी क्या हुआ, जो फिरोज शाह तुगलक थे वो उन्होंने क्या किया, इस पिलर को दिल्ली लेकर आया, कहाँ से, टोपारा, जो टोपारा है वहाँ से। और जो टोपारा है वो कहाँ पर था, अम्बाला में था। इट इज़ द ओनली पिलर इंस्क्रिप्शन विच कंटेन ऑल द 7 इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये अकेला ऐसा पिलर था जिसके अंदर 7 इंस्क्रिप्शन के बारे में लिखा था, जो हम यहाँ पर 7 के बारे में पढ़ रहे हैं, इस अकेले में उन 7 के बारे में लिखा था। अब है प्रयाग प्रशस्ति। ये ओरिजिनली कहाँ पर थी, कौसाम्बी में थी, लेकिन अकबर ने इसको शिफ्ट कहाँ कर दिया, इसको प्राग, जो प्रयागराज है इलाहाबाद जो था वहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। कहाँ पर था ओरिजिनली, वैसे ही कौशाम्बी में था। इस पिलर में किसके बारे में लिखा है, ये पिलर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें लिखा है समुद्रगुप्त के बारे में। तो ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसके अंदर आपको समुद्रगुप्त, जहांगीर और अशोक तीनों के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। तो वो है हमारा प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। और शिफ्ट किसने किया था, अकबर ने शिफ्ट किया था, ठीक है। प्रयागराज ओरिजिनली कहाँ पर था, कौसाम्बी में था। तो आपको याद रखनी है प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है जो चीज़ें ना किसी की तारीफ में लिखवाई जाती है, अपनी तारीफ में, दूसरे की तारीफ में, तो उसको बोलते हैं प्रशस्ति। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो प्रयाग प्रशस्ति था ओरिजिनली वो आपका कौसाम्बी में था, शिफ्ट करवाया था अकबर ने, कहाँ पर शिफ्ट करवाया था, प्रयागराज में शिफ्ट करवाया था। इस जो प्रयाग प्रशस्ति है इस पर आपको किस किस के बारे में लिखा हुआ मिलेगा, समुद्रगुप्त के बारे में, जहांगीर के बारे में और अशोक के बारे में। आगे देखते हैं 4th वाला, ठीक है। अब ये रुक्मिणी, ये सबसे स्मॉलेस्ट पिलर है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे स्मॉलेस्ट पिलर एडिक्ट कौन सा है तो आप इसको बताएंगे। और ये आपका कहाँ पर है, लुम्बिनी है। और लुम्बिनी हमने बोध लेक्चर में पढ़ा था कि लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था, लॉर्ड बुद्ध का जन्म हुआ था। तो लॉर्ड बुद्ध का बर्थ प्लेस था ये, और यहीं से आपको सबसे छोटा स्मॉलर पिलर एडिक्ट मिल जाएगा रुक्मिणी में, ठीक है। आगे देखते हैं सारनाथ पिलर एडिक्ट। देखिए जो सारनाथ पिलर जो एडिक्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसी पिलर पे हमारा नेशनल वर्ड और नेशनल एम्बलम है जो हमारी कंट्री ने बाद में आगे चल के अपनाया। 4 एनिमल्स आर डिपिक्टेड ऑन दिस पिलर। इस जो पिलर है इस पे 4 एनिमल्स की फोटो बनी हुई है, एक तरह से हम कह सकते हैं, ऑक्स, हॉर्स, एलिफेंट और लॉयन। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से, हॉर्स, ऑक्स, एलिफेंट और लॉयन, ठीक है। और ये आपको किस चीज़ के बारे में बताते हैं, ये आपको प्रोग्रेस के बारे में बताते हैं। ये डिनोट करते हैं चारों के चारों किसको, प्रोग्रेस को डिनोट करते हैं, ऑक्स, हॉर्स, एलिफेंट और लॉयन। अब देखते हैं अशोका के 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स में लिखा क्या था। देखिए सबसे पहले क्या था कि प्रोविजन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस एंड फेस्टिव गैदरिंग। उनका कहना था, जो उनका मेजर जो हमने पढ़ रहे हैं 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स में उनकी जो बातें लिखी हुई थी, पहली क्या थी कि हमें एनिमल्स को नहीं मारना है, ठीक है। जब भी कोई फेस्टिव गैदरिंग होती है, कोई त्यौहार वगैरह पे या कोई फंक्शन पे जब कोई भी हम सब मिलते हैं तो हमें एनिमल्स को सेक्रीफाइस नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद है सोशल वेलफेयर। हमेशा क्या करके चलना है, सोशल वेलफेयर, हमें हमेशा क्या करना है, समाज का भला सोचना है हमें। थर्ड में क्या कह रहा है, ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करनी है। फोर्थ है कि जो रिलेटिव्स हैं, एल्डर हैं, ठीक है, उन और जो एनिमल्स हैं मतलब उनको क्या करना है, उनके साथ आपको अच्छे से रहना है। उसके बाद फिफ्थ क्या था, इन्होंने अपॉइंट किए थे कौन, जो धाम महामात्रास थे उनको अपॉइंट किया था, और जिससे कि वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभा सकें। उनकी ड्यूटी क्या थी कि जगह जगह जाए, लोगों को देखें कि वो सही से जो धर्म की जो नीति है उसको अपना रहे हैं नहीं अपना रहे हैं, या जाके उनको समझाएं कि किस तरह से उन नीतियों को अपनाना है। तो वो काम किसका था, वो धम्म महामात्रास का था। अब 6 क्या था, अब जो धम्म महामात्राएं ये अपना काम सही से कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कभी लोगों के बीच में जाकर ये कुछ बता ही नहीं रहे हैं, उनको ना ध्यान रख रहे हैं, तो इनके ऊपर भी फिर क्या करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को बैठाया।
सेवेंथ पे क्या है कि जितने भी रिलीजियस सेक्ट है, ठीक है ना, सबको टॉलरेंस की ज़रूरत है। मतलब आपको ना एक दूसरे के जो धर्म है, एक दूसरे के जो सेक्ट है, उसको ब्लेम नहीं करना कि ये छोटा है ये बड़ा है। सबको क्या रहना है, इक्वल, मतलब इक्वालिटी के साथ रहना है। सबको कोई छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद है 8 सिस्टम ऑफ धम्म यात्रा। धाम की यात्रा के लिए मतलब क्या था कि अगर किसी को इस तरह की जो यात्रा करनी है, जो होली प्लेसेस वगैरह की जो यात्रा करनी है, तो वो इसके अंदर था। इन्होंने ऐसी यात्रा का जो है, जो धर्म से रिलेटेड है, उसका भी इन्होंने पूरा का पूरा इंतजाम करवाया लोगों का। उसके बाद है अटैक ऑन मीनिंगलेस सेरेमनी एंड रिचुअल्स। कोई भी बेकार की जो सेरेमनीज होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनको नहीं परफॉर्म करना है। उसके बाद 10 है कॉन्केस्ट थ्रू धम इंस्टीड ऑफ वॉर। वो कह रहे हैं कि आपको वॉर छोड़ देनी है, आपको कौन सी नीति अपनानी है, धम की नीति अपनानी है, पीसफुली रहना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। 16 में क्या लिखा था, धर्म की पॉलिसीज के बारे में। उसके बाद 12 क्या थी, अपील फॉर टॉलरेंस अमंग ऑल द रिलीजियस सेक्ट। वही था कि वहाँ पहले क्या करा था इन्होंने, रिलीजियस बताया था कि सबको बराबर रहना है, और यहाँ उसी चीज़ के बारे में फिर से अपील की थी। 13 में लिखा है, जो 13 आपका मेजर रॉक एडिक्ट है, उसमें लिखा है कलिंग वॉर के बारे में। और 14 है इंस्पिरेशन टू स्पेंड रिलीजियस लाइफ, जिससे कि लोगों को बताना है, हमें उन्हें इंस्पायर करना है कि कैसे वो एक रिलीजियस लाइफ को जी सकते हैं। देखिए जो इनके 14 मेजर रॉक एडिक्ट थे, ये मेजर रॉक एडिक्ट जैसे बड़े बड़े पत्थर जैसे थे ये, ठीक है, और ये 14 तरह ये 14 थे, और 14 पे ये सब पे ये अलग अलग चीज़ें लिखी हुई थी, ठीक है। तो आपको याद रहेगा ये, पहले में जानवरों को नहीं मारना है किसी भी फेस्टिव गैदरिंग में, दूसरे में सोशल वेलफेयर सोचना है हमें, उसके बाद है कि ब्राह्मण को हमें रिस्पेक्ट करनी है, उसके बाद जो बड़े छोटे हैं जितना भी है एनिमल्स हैं उन सब के साथ अच्छे से रहना है, उसके बाद धम्म महामात्रास की कैसा क्या ड्यूटी है उनकी, उसके बाद वो सही से अपना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी एक एडमिनिस्ट्रेशन को बैठाया। उसके बाद है कि हमें किस तरह से रिलीजियस सेक्ट के लिए टॉलरेंट रहने की ज़रूरत है। उसके बाद है धम्म यात्रास के बारे में। उसके बाद है फिर कि हमें कोई भी सेरेमनीज और रिचुअल्स जो बहुत ज़्यादा जो मीनिंगलेस होते हैं उनको परफॉर्म नहीं करना है। उसके बाद हमें वॉर की जगह हमें धम्म की नीति को अपनाना है। फिर वो ये बताते हैं धम्म की पॉलिसी के बारे में 11 में। उसके बाद पूछते हैं कि अपील करते हैं फिर वो रिलीजियस सेक्ट के लिए, और फिर 13 में बताते हैं कलिंग वॉर, और 14 में बताते हैं कि ऐसे रिलीजियस लाइफ के लिए वो कैसे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट जो मेजर रॉक एडिक्ट है उसमें किस चीज़ के बारे में बताया हुआ है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद तो रखनी ही है, साथ में ये कौन से नंबर पर है आपको वो भी याद रखनी है। जो उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है यहाँ से 13 वाला, कि जो 13 रॉक एडिक्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, या फिर जो कलिंग वॉर है वो कौन से उसमें बताया हुआ है, कौन से नंबर के जो मेजर रॉक एडिक्ट है उसमें बताया हुआ है। तो ना केवल आपको इनको याद रखना है, बल्कि इनको कैसे करना है, इनके नंबर के अकॉर्डिंग याद रखना है कि कौन सी जगह पर है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ द मौर्याज। अब जो मौर्याज है इनका ओरिजिन कैसे था, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो देखिए पुराण के अकॉर्डिंग इनको शूद्र बताया गया। मौर्य समाज को पुराण के अकॉर्डिंग इनको शूद्र बताया गया है। और जो विशाखा दत्त ने जो बुक लिखी थी मुद्राक्ष, उसमें कहा गया है इनके लिए एक टर्म यूज की गई है विरासल या फिर कुलहीन। इसका मतलब होता है कि ये लो क्लैन से बिलोंग करते थे। क्लासिकल जो राइटर है दूसरे, उन्होंने बताया है कि जो चंद्रगुप्त है वो काफ़ी एक हम्बल ओरिजिन के इंसान थे। आगे क्या बताया हुआ, और जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है जो रुद्रामन की 150 एडी की, उसमें कहा गया है, उसमें इनडायरेक्ट एविडेंस दिए गए हैं और सजेस्ट किया गया है कि जो मौर्य हैं वो हो सकता है कि वो वैश्य के हों, वैश्य जो वैश्य ओरिजिन था, वैश्य जो कास्ट थी उसके हों। तो ऐसा ना कोई सॉलिड प्रूफ नहीं दिया हुआ वहाँ पर, सिर्फ ऐसे ही सजेस्ट किया हुआ है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन से रॉक इंस्क्रिप्शन में जो मौर्य समाज है उसको वैश्य से जोड़ा गया है, तो आप बताओगे जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। द बुद्धिस्ट वर्क ऑन द अदर हैंड ट्राई टू लिंक द मौर्यन डायनेस्टी विद द शाक्य क्षत्रिय। और जो बुद्धिस्ट वर्क है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वहाँ पर जो मौर्यन है उनको शाक्य क्षत्रिय क्लैन से जोड़ा गया है कि वो बुद्ध के क्लैन से बिलोंग करते थे, ठीक है। और उसमें ये भी कहा गया है कि जहाँ से मौर्य आते हैं वो जो जगह है वो फुल ऑफ पिकॉक है, वहाँ ना बहुत सारे पिकॉक्स हैं, मोर है, तो इसीलिए उनको मौर्य बोला जाता है। अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो बुद्धिस्ट हैं वो ट्राई कर रहे हैं किस तरह से जो अशोक है उनकी जो सोशल पोजीशन है उसको बढ़ाया जाए, उसको एलिवेट किया जाए, है ना, क्योंकि सब उनको बाकी टेक्स्ट में लिखा है कि वो लो क्लैन से बिलोंग करते थे, है ना, जो मौर्य समाज है। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जो बुद्धिस्ट हैं वो उनकी जो सोशल पोजीशन है उसको ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वो क्षत्रिय क्लैन में आएंगे तो क्षत्रिय क्लैन जो क्षत्रिय समाज था वो उससे तो पहले से ऊपर समझा जाता था, तो अब वो इनकी जो पोजीशन है उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। In conclusion, we can say that Maurya belonged to the Maurya tribe and was certainly of low caste. तो लास्ट में बहुत सारे टेक्स्ट को पढ़ के हमें ये पता चलता है, ऐसा हम कह सकते हैं कि जो मौर्यन समाज था, जो मौर्यन जो लोग थे वो बिलोंग करते थे किसी मौर्य ट्राइब से हैं, और हो सकता है कि वो एक लो कास्ट ट्राइब हो, डेट इज़ नॉट क्लियर एज टू विच लो कास्ट।
हालांकि क्लियर कुछ नहीं है पूरी तरह से, हम बहुत सारे टेक्स्ट पर ही पढ़ के अलग अलग तर्क निकालते हैं लोग, तो यहाँ पर भी वही बात है, तो सबने अपनी अलग अलग राय दी है। अब जानते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इनका जो टाइम पीरियड था वो कितना था, 322 बीसी से 298 बीसी। देखिए, चंद्रगुप्त डिथ्रोन द लास्ट नंदा धनानंद एंड ऑक्यूपाई पाटलिपुत्रा इन 322 बीसी। हमने पढ़ा था कि अब जो लास्ट जो नंदा रूलर थे वो कौन थे, वो धनानंद थे, और धनानंद को किसने हटा दिया था उनके थ्रोन से, चंद्रगुप्त मौर्य ने हटाया था यहाँ से, ठीक है। और क्या ऑक्यूपाई कर लिया था, पाटलिपुत्र ऑक्यूपाई कर लिया था विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। मैंने आपको बताया था कौटिल्य का और नंदा डायनेस्टी का तो वैसे ही कुछ चल रहा था झगड़ा, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ पर एक अच्छा अपना स्टूडेंट बना के उनको बहुत कुछ सिखा के जो ये नंदा डायनेस्टी थी इसको हटवा दिया था, और यहाँ पर अब किसका रूल हो गया था, मौर्य डायनेस्टी का। 305 बीसी में क्या होता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है वो सेलिकस निकेटर होता है, उसको भी हरा देते हैं, और उसकी बहुत सारी जो टेरिटरी होती है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इसमें एरिया ये सारा ना वो है जो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है, कंधार, बलूचिस्तान, ये सारे उसके एरिया को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है, काबुल। और फिर इन रिटर्न फॉर 500 एलिफेंट, और बदले में उसको क्या देते हैं, 500 एलिफेंट दे देते हैं कि ठीक है तुम चलो ये लो। According to treaty between Chandragupta and Seleucus, the Hindu Kush become boundary between their state। और एक ट्रीटी कर लेते हैं दोनों। उस ट्रीटी में क्या होता है, जो देखो जब ना कोई हार जाता था ना तो वो क्या करता था, ठीक है हम आपकी सुपीरियरिटी को मान रहे हैं, आज से हम आपके अंडर ही काम करेंगे, तो उससे इनको क्या फायदा होता था कि जो इंसान जीता है वो उसको वहीं के वहीं बैठा के चला जाता था, ठीक है अब मैंने देखो तुम्हें हरा दिया है, लेकिन मैं अब ये जो जगह है, क्योंकि वो एक जना कौन कौन सी जगह को संभालेगा, तो वो क्या करता था, वो उस इंसान को हरा के और फिर उसी को वहाँ का वापस से हेड बना दिया करता था, लेकिन काम किसके अकॉर्डिंग होगा, जो इंसान जीता है ना, उसी के अकॉर्डिंग काम होता था। तो यहाँ से वापस से ही जो सेलिकस निकेटर था उसको सारे अपने वापस एरिया मिल गए, और साथ में उसको जो 500 एलिफेंट है वो दे दिए, लेकिन अब उसको किसकी माननी पड़ेगी, अब उसको माननी पड़ेगी चंद्रगुप्त मौर्य की। तो यहाँ पर फिर बाद में क्या होता है, एक ट्रीटी होती है, और उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग फिर क्या हो जाता है, जो चंद्रगुप्त और सेलिकस होते हैं वो एक बाउंड्री अपनी मेंटेन कर लेते हैं। बाउंड्री मेंटेन कर लेते हैं कैसे, कि जो हिंदू कुश है, यहाँ पर ये ऊपर का जो पार्ट है ये पूरा हिंदू कुश है, यहाँ पर ये पूरा हिंदू कुश, तो हिंदू कुश जो माउंटेन होता है उसके वो बोलते हैं कि उससे उधर है वो आपका एरिया, और इससे इधर है वो हमारा एरिया, आप इधर नहीं आओगे और हम उधर नहीं जाएंगे, तो इस तरह से एक ट्रीटी हो जाती है। देखिए मेगास्थनीज कौन थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक ग्रीक एम्बेसडर थे जो कि कोर्ट में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और किसके कोर्ट से थे, वो सेलिकस निकेटर के से ही थे, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। चंद्रगुप्त आगे चल के जैन बन जाते हैं और चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर चले जाते हैं। ये चंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ कहाँ पर है, श्रवणबेलगोला कर्नाटका में है, ठीक है, तो कहाँ चले जाते हैं, कर्नाटका में चले जाते हैं, श्रवणबेलगोला कौन सी हील पर, चंद्रगिरी हील पर। किसके साथ जाते हैं, भद्रबाहु के साथ जाते हैं। हमने ये सारे जो टॉपिक हैं, कुछ कुछ जो पार्ट है वो हम ऑलरेडी हम अपने जो हमने बुद्धिस्ट पढ़ा था, जैनिस्ट पढ़ा था, उसमें हम कवर कर चुके थे। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके वो सारी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब वो कर्नाटका चले जाते हैं उनकी वहाँ पर डेथ हो जाती है स्लो स्टारवेशन की वजह से, उसे बोलते हैं काया कलश। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब जो जैन धर्म है, जब किसी को लगता है कि हाँ वो अब और जीना नहीं चाहता है, उनकी जीने की इच्छा नहीं होती, या फिर एक टाइम उन्हें लगता है कि हाँ उन्हें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे खाना छोड़ देते हैं, खाते हैं लेकिन बहुत कम खाते हैं, और फिर धीरे धीरे उस स्लो स्टारवेशन की वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी ना डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर वही हुआ, तो यहाँ पर ये इस क्रिया को बोलते हैं काया कलश बोलते हैं, ठीक है, तो आप ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, स्लो स्टारवेशन को बोलते हैं यहाँ पर ये। उसके बाद है अंडर अ चंद्रगुप्त मौर्य फॉर द फर्स्ट टाइम द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया वाज यूनाइटेड। तो पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ऐसा हुआ कि पूरा जो नॉर्थ इंडिया था वो यूनाइट हो गया था। उन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया को क्या कर लिया था, बिल्कुल एक तरह से बांध लिया था। ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा था, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से चल रहा था। उस समय जो वेट और मेजर्स थे, मतलब चीज़ों को नापने के लिए जो एक स्टैंडर्ड वाले जो होते हैं ना, जैसे कि आजकल चलते हैं कि हाँ ये इतने वो उसका ग्राम का, ये इतने ग्राम का है, वो बना लेते हैं अलग से जो चीज़ें चलती हैं जिनसे चीज़ों को मेजर किया जाता है, वो सब भी चलने शुरू हो गए थे। मनी भी यूज़ में आने लग गई थी, टैक्स था वो भी चलता था, सैनिटेशन का बहुत ध्यान रखा जाता था, फेमाइन रिलीफ भी थे, अब अभी कोई बहुत ज़्यादा कोई अकाल नहीं पड़ता था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के वो अपने स्टेट को बहुत अच्छे से चलाते थे। अब बात करते हैं बिंदुसारा की। बिंदुसारा का टाइम पीरियड क्या था, 298 बीसी से आपका 273 बीसी था। चंद्रगुप्त मौर्य को उनके बेटे ने आगे चल के सक्सीड किया था, और उनके बेटे कौन थे, बिंदुसार थे। बिंदुसार नॉन टू बी ग्रीक, अब जो ग्रीक के लोग थे वो बिंदुसार को किस नाम से जानते थे, एम्ब्रियोटक कैटस, और जो संस्कृत वर्ड था उस पर जो अमित घात्र, ठीक है ना। इसको क्यों बोला जाता था ऐसा, क्योंकि अपने शत्रुओं को नहीं छोड़ते थे ये बिल्कुल भी। इज सेड टू हैव कैरिड हिज आर्म टू द डेक्कन, और ये चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो तो सिर्फ नॉर्थ तक ही रह गए थे, नॉर्थ वाला पार्ट था यूनाइट किया था, और ये तो नीचे डेक्कन तक चले गए थे, साउथ तक, मैसूर तक चले गए थे, इन्होंने इतना ज़्यादा फैला लिया साउथ तक भी। बिंदुसार आस्क्ड एंटियोचस फर्स्ट ऑफ द सीरिया टू सेंड सम स्वीट वाइन
ब्राइट फिक्स एंड द सॉफिस्ट। तो जो बिंदुसार होते हैं वो जो सीरिया के जो किंग होते हैं उनसे बोलते हैं कि वो अपने यहाँ से ना कुछ वाइन वगैरह भेजें, ठीक है ना, और जो किशमिश वगैरह होती है वहाँ की बड़ी फेमस है ना, तो उन सबको भेजें। तो जो एंटियोकस होते हैं वो वहाँ से वाइन और फिक्स तो भेज देते हैं, और ना साथ में ना वो उनके सॉफिस्ट भी बुलाते हैं। इसमें क्या होता है, जो उनके सूफी संत वगैरह होते थे ना वहाँ पर, जो फिलोसफर्स होते हैं, हाँ, उनको भी बोलते हैं कि ना आप उनको भी भेज दो। तो जो एंटियोकस होते हैं वो वाइन और फिक्स तो भेज देते हैं, लेकिन वो बहुत पोलाइटली मना कर देते हैं कि जो हमारे ग्रीक फिलोसफर हैं वो सेल के लिए नहीं है, वो बेचने के लिए नहीं है। जो बिंदुसार हैं वो बहुत बड़े पेट्रोनाइज होते हैं आजीविका के। देखिए आजीविका वो लोग होते हैं, वो सेक्ट होता है जो एक तरह से नास्तिक चीज़ों को फॉलो, मतलब वो नास्तिक होते हैं एक तरह से, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो बिंदुसार काफ़ी मानते थे इनको। उसके बाद पढ़ते हैं हम अशोक के बारे में। अशोक का जो टाइम पीरियड है वो है हमारा 273 BC से 232 BC। According to Buddhist text, when Ashok, the son of Bindusara, was born, his mother, happy to have a child, and said that now I am Ashoka. देखिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो अशोक थे, जब उनका जन्म हुआ था, किसके बेटे थे वो? सन ऑफ बिंदुसार थे। जब उनका जन्म हुआ था तो उनकी जो माता थी वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि ना उनको उनका जो बच्चा है वो मिल गया। अब वो क्या कहती हैं कि अब मुझे कोई दुख नहीं रहा है ना, अब मैं अशोक का मतलब होता है कि बिना किसी दुख के, तो इसीलिए वो उन्होंने जैसे अपने बच्चे को देखा तो उसका नाम अशोक रख दिया। It appears from the available evidence that there was a struggle for the throne among the princes on the डेथ ऑफ बिंदुसार। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि बिंदुसार की डेथ के बाद उनके थ्रोन के लिए बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, एक काफ़ी लंबा स्ट्रगल चलता है। और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में कहा गया है कि जो अशोक होते हैं वो उस थ्रोन को पाने के लिए अपने जो 99 ब्रदर्स होते हैं उनको मार देते हैं। जो उनका सबसे छोटा वाला ब्रदर होता है वो उसको छोड़ देते हैं। जो राधा गुप्ता थे वो मिनिस्टर्स होते हैं, उनके जो फादर होते हैं बिंदुसार उनके, ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा उनका भी एक स्ट्रगल, वो हेल्प करते हैं इनकी, ठीक है, इसमें किसकी? अशोक की हेल्प करते हैं। जो बिंदुसार के जो मिनिस्टर होते हैं वो उनके बेटे अशोक की हेल्प करते हैं। यहाँ आपको पता चल गया, अशोक अपने 99 ब्रदर्स को यहाँ मार देते हैं थ्रोन के लिए, और जब उनका सबसे छोटा भाई होता है तिस्सा उसको छोड़ देते हैं। और यहाँ पर कौन उनकी हेल्प करते हैं? राधा गुप्ता, जो कि मिनिस्टर होते हैं उनके फादर के टाइम के। यहाँ पर एक बहुत ही लंबा वो जो टाइम चलता है, ठीक है ना, 4 साल का टाइम चलता है सिर्फ उस थ्रोन को पाने के लिए। और अशोक जो होते हैं फाइनली उनको वो थ्रोन मिल जाता है 269 BC में। अंडर अशोक द मौर्यन एम्पायर रीच्ड इट क्लाइमैक्स। तो अब देखिए, होता तो पहले से बहुत अच्छी चलती आ रही थी, चंद्रगुप्त मौर्य भी बहुत अच्छे से चलाता है, बिंदुसार भी बहुत अच्छे से चलाता है, लेकिन अशोक के टाइम पे हम कह सकते हैं एकदम क्लाइमैक्स पे पहुंच गई थी। फॉर द फर्स्ट टाइम द होल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट लीविंग आउट ऑफ द एक्सट्रीम साउथ वॉज अंडर इंपीरियल कंट्रोल। कि मतलब पूरे साउथ तक और पूरे ऊपर जो नॉर्थ वाला पार्ट था पूरा एक इंपीरियल कंट्रोल हो गया था, किसका? अशोक का, ठीक है। उनका हम कहते हैं पूरा साम्राज्य उन्होंने अपना वहाँ बसा लिया था, पूरा अच्छे से एकदम कंट्रोल में। उसके बाद जो अशोक है आगे चल के फिर वो क्या करते हैं, 261 में वो वॉर लड़ते हैं, कलिंग की वॉर। ये वॉर बहुत ज़्यादा फेमस है, सीधा पूछा जाता है कि जो कलिंग की वॉर है वो कब हुई थी, तो वो कब हुई थी? 261 BC में हुई थी, इन 9th ईयर ऑफ हिज कॉरोनेशन, ठीक है ना। अपने जब उनका अभिषेक हो गया था, राज्याभिषेक हो गया था, उसके 9 साल बाद ये कलिंग वॉर चलती है, ठीक है। The king was moved by the miscarriage in this war and therefore abandoned the policy of physical occupation in favor of policy of cultural conquest. In other words, Bahri-Ghosha replaced by Dham-Ghosh. देखिए हुआ क्या था, ये जो वॉर चली थी इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, लाखों लोग मारे गए थे। उसके बाद जो अशोक होते हैं उनके अंदर एक बदलाव आता है। वो क्या करते हैं, वो इस जो बहरी घोष होता है, ये बहरी घोष का मतलब क्या होता है? ड्रम ऑफ वॉर, ठीक है, कि यहाँ पर अब तक वो क्या कर रहे थे, किसी भी चीज़ को जीतने के लिए वो वॉर को अपना रहे थे, लड़ाई झगड़े को अपना रहे थे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने धम घोष की नीति को अपनाया। कि अब उन्हें क्या चाहिए था, उन्होंने धम की नीति को अपनाया, जिससे कि वो पीसफुली अपने सारे काम कर सके और अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में पीस शामिल कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो बहरी घोष है, देखिए उसका मतलब क्या होता है? वॉर ड्रम, ठीक है ना। और जो धम घोष होता है उसका मतलब होता है ड्रम ऑफ धम, मतलब साउंड ऑफ पीस। तो यहाँ पर बात की जा रही है पीस की, और यहाँ पर बात की जाती थी वॉर की। तो पहले वो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलते थे और बाद में अब वो फिर इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। Ashoka was not extreme pacifist. He did not pursue the policy of peace for sake of peace under all conditions. He retained Kaling after his conquest and incorporated into his empire. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बाद में ये सब जो वॉर वगैरह होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको छोड़ देते हैं और धम की नीति को अपना लेते हैं। और यहाँ तक कि फिर ये अपने मिशनरीज को भी भेजते हैं दूसरे किंगडम में कि वो भी इस नीति को अपनाएं। जैसे कि चोलास किंगडम हो गया, पांड्यास हो गया, और दूसरे जो ग्रीक किंग होते हैं उनको भी सलाह देते हैं कि वो भी जो धम घोष है उसकी नीति को अपनाएं, ठीक है। इसमें ये सारे के सारे जो जगहें हैं, यहाँ के जो राजा हैं वो सारे इसमें होते हैं। श्रीलंका में भी भेजते हैं। श्रीलंका को पहले अगर आप देखोगे, जो ओल्ड जो उसकी नेम है वो है सिलोन, ठीक है। और बर्मा में भी भेजते हैं। इस बर्मा को बोलते थे स्वर्ण भूमि, ठीक है। ये सब साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इन सब जगह पर भी कौन कौन भेजते हैं इनको? अशोक भेजते हैं।
किस चीज़ के लिए? बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए। देखिए अशोक के धम्म नीति क्या थी? Cannot be regarded as a sectarian faith. Its broad objective was to pave the social order. It obtained that people should obey their parents, pay respect to the Brahmin monks, and show mercy to slaves and servants. तो देखिए जो अशोक की जो धम्म की नीति थी वो किसी एक संप्रदाय से नहीं थी, वो कम्युनली थी। वो क्या थे? वो किसी मतलब ये था कि किसी विशेष मत से या वो पथ पर वो नहीं चल रहे थे कि ऐसा नहीं था कि जिनके अपने सगे संबंधी है या जिसमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है उस चीज़ को आगे बढ़ाना, नहीं। ठीक है, सबके लिए वो इक्वल थे। ठीक है ना, सबके फेथ को वो बराबर की रिस्पेक्ट देना चाहते थे। उनका मानना था कि अपने पेरेंट्स को की इज्जत करो, जो ब्राह्मण्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है ना, और जो अपने स्लेव्स हैं उनके साथ एक दया वाला जो नेचर होता है वो रखो। ये नहीं उनके साथ ज़्यादा आपको क्रूअल होने की ज़रूरत नहीं है। द ओनली स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोक इज फाउंड एट कनंगली, गुलबार, कर्नाटका। तो ये थोड़ा सा फैक्ट है, इसे याद रखना आपके। जो स्टोन का जो पोर्ट्रेट था अशोक का वो आपको कहाँ मिलता है? वो गुलबार कर्नाटका में मिलता है। और कौन सा था वो? कनकली। ठीक है। बृहद्र वॉज द लास्ट मॉडर्न रूलर। तो जो बृहद्र थे ये लास्ट मॉडर्न रूलर होते हैं ये। ही वॉज किल्ड बाई सेनापति पुष्पमित्र सुंग। और इनको कौन मार देते हैं? जो इनका सेनापति होता है पुष्पमित्र सुंग, वो उनको मार देता है। और उसके बाद से फिर कौन सी डायनेस्टी आ जाएगी? सुंग डायनेस्टी आ जाएगी। ठीक है, तो ये लास्ट में पूछा जाता है ये कि लास्ट मॉडर्न रूलर कौन थे, तो आप बताओगे बृहद्र। ठीक है, अब जान लेते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि जो मौर्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन था चीज़ों को कैसे चला रहे थे। तो पहली बार इंडिया का सेंट्रलाइज हुआ था। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पहली बार सेंट्रलाइज्ड हुआ था। सेंट्रलाइज कैसे हुआ था? जो चीज़ों को बहुत ही अच्छे से किसी कोई एक जो किंग है वो सब चीज़ों को बहुत ही, जैसा अब है ना इंडिया का सेंट्रलाइज्ड कि पीएम बताता है सब कुछ कैसे करना है, तो वैसे ही तब हुआ था। मेन फीचर ऑफ द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सप्तंग थ्योरी। ये एक सप्तंग थ्योरी को फॉलो करते थे। अब आगे पढ़ेंगे वो थ्योरी क्या थी। थ्योरी ऑफ 7 एलिमेंट्स, कि अपने जो राज्य था उसको चलाने के लिए ये इस थ्योरी का इस्तेमाल करते थे। देखते हैं वो 7 फीचर्स कौन से थे इनकी थ्योरी के। सबसे पहले किंग। ठीक है, कि सबसे पहले कौन आएगा? किंग आएगा। उसके बाद कौन आएगा? मिनिस्टर्स आएंगे। उसके बाद फिर उनकी जनपद, जनपद में क्या चीज़ें हैं? उनकी टेरिटरी और उनकी पॉपुलेशन, जो उनके लोग हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्ट, जो महल होता था। उसके बाद क्या मेंटेन करनी है? कोष, जो मतलब जो ट्रेजरी है, खजाना है। उसके बाद आर्मी और फिर मित्र। ठीक है, तो ये 7 चीज़ों को वो हमेशा मेंटेन करके रखते थे। और देखो ये 7 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी जगह को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए। सबसे पहले तो उसमें एक किंग होना बहुत ज़रूरी है जो सब चीज़ों को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, है ना भाई, कोई ना कोई तो कंट्रोल रखेगा। उसके बाद मिनिस्टर्स, जो आपको सब जगह देख के बताएं कि कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। फिर तीसरे आते हैं लोग, जहाँ पर वो रह रहे हैं और जिन लोगों ने आपको राजा बना के भेजा या मिनिस्टर बना के भेजा है। उसके बाद फोर्ट, के रहने के लिए वो फोर्ट है वहाँ पर या नहीं है, घर मकान है या नहीं है, तो उस समय फोर्ट की बात की जा रही है। अब उन सब चीज़ों को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको पैसे भी तो चाहिए। तो उस समय वैसे खजाने को मेंटेन रखा जाता था। अब उन लोगों को बचाने के लिए भी आपको पता चला बाहर से कोई अटैक हो गया, तो उसके लिए आपको आर्मी भी चाहिए और दूसरे कुछ अच्छे रिलेशन भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सप्तंग थ्योरी ये थी, किंग, अमात्या, जनपद, फोर्ट, कोष, आर्मी और मित्र। ठीक है, ये कुछ ऑफिसर्स थे उस समय के, और इनको क्या क्या काम दिया हुआ था। समात्री, ये क्या थे? ये चीफ कलेक्टर थे रिवेन्यू के। जो भी रिवेन्यू इकट्ठा होता था, ठीक है, वो कौन करते थे? समात्री करते थे। फिर है समनिधात्री, ये जो खजाने वाले थे, समनिधिहात्री, हाँ सॉरी, इसको समनिधिहात्री बोलते हैं। ट्रेजर है ना, जो सारे का सारा जो ध्यान था उनका किस पर होता था? खजाने पर, कि कहीं वो थोड़ा कम तो नहीं हो गया, क्योंकि जैसे ही किसी भी किंग का जो खजाना होता है वो कम होता है, तो समझो ये ना उसका बड़ा वीक पॉइंट है। ठीक है, फिर है उसके बाद जो आपके संस्थ अध्यक्ष थे वो क्या काम करते थे? वो सुपरिंटेंडेंट होते थे मार्केट के, कि मार्केट में कोई ज़्यादा महंगा कोई चीज़ महंगी तो नहीं बेच रहा है, या कोई अपना चोरी चकारी वाला काम तो नहीं कर रहा है, या फिर कोई जो वेट्स होते हैं उनका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। तो मार्केट की जो भी इन्फॉर्मेशन होती थी वो सारी ये मेंटेन करते थे। ठीक है, उसके बाद फिर ये भी ट्रेजर को ही देखते थे। ठीक है ना, जो ये थे अंतर्वामशिका। तो ये कुछ ऑफिसर्स थे आपके। अब देखिए स्टेट्स को उन्होंने कैसे डिवाइड किया हुआ था। तो स्टेट्स को उन्होंने प्रोविंस में डिवाइड किया हुआ था, और जो प्रोविंस थे उनको फिर मंडल में डिवाइड किया हुआ था। पहले स्टेट को किस में डिवाइड किया हुआ था? प्रोविंस में। और उसके बाद जो प्रोविंस है उनको किस में किया हुआ था डिवाइड? मंडल में किया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से थे। एक तो उत्तर पथ, एक है अवंती पथ, फिर एक नीचे दक्षिण पथ, और इधर ये कलिंग। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने ऊपर ये उत्तर वाला हो गया, ये कलिंग वाला हो गया। ठीक है, ये इधर आपका कौन सा, ये सॉरी ये नीचे कौन सा हो गया? दक्षिण वाला, सॉरी ये दक्षिण वाला हो गया। ठीक है, इधर ये अवंती वाला हो गया और इधर ये आपका कलिंग वाला हो गया। तो इस तरह से इन्होंने 4 प्रोविंसेस में डिवाइड किया हुआ था। उसके बाद प्रोविंस को फिर और छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया होता, वो उन्हें बोलते थे मंडल। और मंडल को कौन हेड करता था? प्रदेशत्री, या फिर उन्हें जो प्रदेशिका बोलते थे। ठीक है, और 18 तीर्थ होते थे, ये ऑफिसर्स थे ये भी,
और जो 18 मतलब हम बस कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे जो ये इस पूरे जो मंडल को मैनेज करने का काम करते थे। क्योंकि देखिए भले ही कोई सेंटर में कोई एक इंसान बैठा है लेकिन वो हर जगह जाके हर चीज़ को नहीं देख सकता, तो वो क्या करता था, जैसे 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 विलेज हो गया है ना, फिर जैसे सिटी होती है, फिर उसके बाद विलेज होता है, तो वहाँ पर वो अपने अलग अलग ऑफिसर्स को बैठा दिया करता था। हालांकि सबको माननी तो उसी की है जो सेंटर में बैठा हुआ है, लेकिन चीज़ें क्या होती है ऐसे ईजी हो जाती हैं और लोगों की ज़रूरतों को हमें पता चलता है कि कहाँ किस तरह की कमी है या कहाँ कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। अब देखते हैं इनका सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो देखिए जो मेगास्थनीज है उनके डॉक्यूमेंट से हमें क्या पता चलता है, हाउ द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा वॉज एडमिनिस्टर्ड। द म्यूनसिपल बोर्ड वॉज अ बोर्ड ऑफ 30 मेंबर। तो पाटलिपुत्रा में एक म्यूनसिपल बोर्ड होता था, उसमें 30 लोग होते थे, ठीक है, 30 मेंबर्स होते थे, और वो 30 मेंबर्स की 6 कमेटी होती, मतलब कोई 6 कमेटी थी, उसके टोटल मिला के 30 मेंबर्स होते थे। ईच ऑफ दिस कम्युनिटी हैव 5 मेंबर। तो ये जो 6 कम्युनिटी होती थी, एक कम्युनिटी हो गई, ये हो गई, ये हो गई, एक कम्युनिटी के अंदर कितने लोग होते थे, 5 मेंबर होते थे, 2 3 4 5, ठीक है। तो एक कम्युनिटी के अंदर कितने, 5 मेंबर, तो ऐसी ऐसी 6 कम्युनिटीज होती थी, ठीक है। और ये किस लिए बनाई गई थी, जिससे कि उस सिटी को अच्छे से क्या कर सके, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, वहाँ पर हर सारे रूल्स रेगुलेशन ज़रूरतें है ना, सब कुछ अच्छे से देख सके। तो यहाँ पर आपको याद रखना है एक म्यूनसिपल बोर्ड था, उसमें 30 मेंबर्स हुआ करते थे। बेसिकली 6 कमेटी थी, उन 6 कमेटी में से एक कमेटी के अंदर 5 मेंबर आते थे, तो उस तरह से टोटल मेंबर हमारे 30 हो जाते हैं। देखिए जो सिटी का हेड था उसे बोलते थे एस्ट्रोनॉमी बोलते थे, जो डिस्ट्रिक्ट हेड होता था उसको एग्रोनॉमी बोलते थे, और जो सिविल कोड था उसको धर्माश्रय बोलते थे, ठीक है। देखिए हो सकता है कि ये जो वर्ड है मेरे बोलने में थोड़े गलत हो, है ना, आपको सही पता हो, तो आप प्लीज़ जो मेरी इनको बोलने की जो जिस तरह से मैंने प्रोनाउंस करनी हो आप उस बात को ना देखें, है ना। अगर मैं गलत बोल रही तो उसके लिए सॉरी। तो बाकी आपको याद यहाँ पर ये रखना है, आप इन स्पेलिंग को देख के आगे जो सिटी हेड है, डिस्ट्रिक्ट हेड है, आप ये बातें याद रखना, ठीक है। उसके बाद है कंथक शोधना, ये क्रिमिनल कोड, ठीक है, इसको क्रिमिनल कोड को जो हेड होते थे। अब बात आते हैं इनकी इकोनॉमी पे। तो कि जो मेन स्टे है इकोनॉमी का अंडर मौर्यास में वो था एग्रीकल्चर। उस समय ना एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ट्रेड यहाँ पर काफ़ी अच्छा चलता है। जो स्टेट और जो रॉयल हम लैंड बोल सकते हैं उसको बोलते सीता बोलते थे। देखिए ये कौन सी स्टेट और रॉयल लैंड कैसी होती थी, जो कि किसके अंडर में आती थी, जो किंग के अंडर में आती थी, ठीक है, उसको बोलते थे सीता। स्टेट कंट्रोल करता था, सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी उसको स्टेट ही कंट्रोल करता था। टैक्स भी लिया जाता पीजेंट से, 1/4 लिया जाता था या 1/6 लिया जाता था, वो डिपेंड करता है उनकी प्रोड्यूस पे कि कैसे उनकी प्रोड्यूस हुई है। अच्छी प्रोड्यूस हुई है तो अच्छा टैक्स लिया जा रहा है, और उनकी प्रोड्यूस ही कम हुई है तो उनसे कम टैक्स लिया जाता था। जो स्टेट था वो इरीगेशन जो फैसिलिटीज़ होती है, पानी की जो व्यवस्था है खेतों तक, उसको भी प्रोवाइड करवाती थी, उसको बोलते थे सेतु बंद बोलते थे, सेतु बांध। और साथ में वो वाटर टैक्स भी लगाते थे। जैसे कि आजकल टोल टैक्स लगता है ना, उस समय भी लगता था। कोई भी जो चीज़ें होती थी, कमोडिटीज़ होती थी, जब वो टाउन में आती थी तब भी लगता था सेल के लिए है, और जब वो बाहर जाती थी तब भी लगता था। तो वो जो गेट था जिसको वो क्रॉस करके अंदर आना जाना करती थी, वहाँ पर ये टोल टैक्स लगता था। स्टेट ही इंजॉय करता था किस बात की मोनोपोली, माइनिंग की। अगर वहाँ पर किसी भी राज्य में कोई माइनिंग हो रही है तो वो स्टेट की परमिशन से ही होगी, मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी परमिशन से ही होगी। फॉरेस्ट, सॉल्ट, है ना, जो शराब का जो भी बिकती थी वहाँ पर, जो भी मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स है, तो इन सब पे किसका कंट्रोल होता था, स्टेट का। जैसे कि आज भी है, जंगल में लकड़ी आप ऐसे ही नहीं काट सकते जाके, सरकारी जंगल होते हैं वो, वहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट की चलती है। तो वैसे ही यहाँ पर उस डायनेस्टी की चलती थी। सोहगौरा जो गोरखपुर में जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वो आपको याद रखनी है, जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। उसके बाद है फिर महास्था, ये कहाँ पर है आपकी बांग्लादेश में, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें फेमाइन के बारे में लिखा हुआ है। तो आपसे कोई पूछता है कि कौन से हमारे ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जिसके बारे में उस समय जो अकाल पड़ा था उसके बारे में लिखा है ना, कि वो जो अकाल पड़ते थे उनसे फिर धीरे धीरे कैसे छुटकारा मिलना शुरू हुआ, तो वो आपको कहाँ से पता चलेगा। जो सौरागढ़ और जो महास्थान है, कहाँ पर है जो सौरागौर है वो कहाँ पर है, वो आपका यूपी में है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, और जो महास्थान है वो कहाँ पर है, वो आपका बांग्लादेश में, बोगरा डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर आपको फेमाइन के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड द पंच मार्क कॉइन वर द कॉमन यूनिट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो देखिए इनके टाइम तक ना अब सिल्वर कॉइन भी चल गए थे। सिल्वर कॉइन बताए थे मैंने आपको, पंच मार्क कॉइन बताए थे। पंच मार्क कॉइन पे क्या होता था, कोई सिंबल बना होता था, तो अपनी ट्रांजेक्शन के लिए अब सिल्वर कॉइन यूज करते थे। जो किंग होता था वही असली लैंड ऑनर होता था, जो उस जमीन का जो मालिक है वहां पर वो किंग होता था। अब ये समाहर्ता कौन होते थे, जो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, ठीक है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे भाग, लैंड रेवेन्यू को जो ये कलेक्ट करते थे, ठीक है। और जो बली, ठीक है, भाग और बली, पीजेंट से जी ये इसको कलेक्ट करते थे। कौन करता था, समाहर्ता करता था, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछता है कि लैंड रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता था पीजेंट से, तो ये समाहर्ता करता था। और क्या नाम दिया जाता था इसको, भाग या फिर बली। लैंड रेवेन्यू ज़्यादातर 1/6, मैंने आपको बता दिया 1/6 होता था या फिर 1/4 होता था, उनके प्रोडक्शन पे ये डिपेंड करता था। देखिए अब ये भी है कोई सीता अध्यक्ष,
ये कौन होते थे? जो लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड होते थे। मैंने आपको बताया लैंड को क्या बोलते थे उस समय, जो अपनी जो किंग की लैंड होती थी उसको बोलते थे सीता, ठीक है। और उसके अध्यक्ष को, जो उसको हेड होता था, उसको सीता अध्यक्ष, ठीक है। जो चीफ ट्रेजर ऑफिसर होते थे, जो खजाने की जो देखभाल करते थे, उनको बोलते थे सनिधि धाता, ठीक है, संधि धाता। उसके बाद है फिर जो वेट और मेजर को देखते थे कि कहीं जो होता ना, आपने देखा तराजू में जब वो लगते हैं, हम वो लगता है कि ये 1 किलो का है, ये 2 किलो का है, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं वेट और मेजर। तो नहीं, उस समय भी चलते थे। उसको क्या बोलते हैं? पौतवा अध्यक्ष, ठीक है। अब है रुक्मिणी एडिक्ट में क्या पता चलता है? ये बताता है उस समय की विलेशी कंडीशन। और कौन से विलेशी कंडीशन? लुम्बिनी की, जहां पर बोध का जन्म हुआ था, ठीक है। और ये जो जगह थी ना जहां पर बोध का जन्म हुआ था, इसको बलि से अलग रखा था। बलि क्या था? एक तरह का टैक्स था, ठीक है ना, जो कि सबको पे करना पड़ता था। उनको बस क्या पे करना पड़ता था? 1/8 भाग। ये 2 तरह के टैक्स हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो लोग थे इनको ना अलग रखा गया था। जो ये ना एक तरह से इनको फायदा मिल रहा था इस चीज़ का कि जो बुद्ध है उनका जन्म हुआ इस धरती पर, तो वहाँ पर उनसे बलि नहीं लिया जाता था, बस भाग लिया जाता था। तो 18 चीफ हैंडीक्राफ्ट ऑफ द टाइम वर ऑर्गेनाइज्ड इन द गिल्ड। देखिए क्या हुआ था उस समय, एक वो बनाया था, ग्रुप बनाया था। मैंने आपको पहले ही बताया था श्रेणी। श्रेणी में क्या होता था? ये ग्रुप होता था सभी उनका, जो लोग बिजनेस करते थे या ट्रेड करते थे। तो यहाँ पर क्या होता है? 18 चीफ हैंडीक्राफ्ट्स, जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं उस टाइम पर, जो अपने हाथों से सामान बना के जो बेचते हैं, एक तरह से बिजनेसमैन होते हैं, वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं। और उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। और इसका अपना एक प्रेसिडेंट भी हुआ करता था, जो ना इस ग्रुप को अच्छे से चलाएगा। जेथक बोलते थे उसको। इसमें किंग कोई इंटरफेरेंस नहीं करता था। जो ये है, जो श्रेणी है, इनके काम में जो किंग था वो कोई इंटरफेयर नहीं करता था। इनके पास अपनी खुद की जुडिशियल पावर होती थी अपने मेंबर्स को कंट्रोल करने के लिए, कि मतलब इस श्रेणी के अंदर अगर कोई आदमी कुछ भी कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है या किसी को कुछ एडवाइस करना है, सजेस्ट करना है, तो वो इनका प्रेसिडेंट ही करेगा। उसमें जो किंग है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। जो माइंस पे मैंने आपको बताई थी, किसकी मोनोपोली होती थी? स्टेट की होती थी, ठीक है। ट्रेड रूट की बात हमने करें तो अगर, तो रूट आपके जो दक्षिण पाथ जो रूट था, मैंने आपको बताए थे कि 4 जो अलग अलग रूट जो रूट में बांट दिए थे। तो पहला था दक्षिण पाथ। तो जो दक्षिण पाथ था, इसको किससे जोड़ा था? इसको जोड़ा था कनेक्ट पेनिनसुलर इंडिया। देखिए जो पेनिनसुला होता क्या, जो इस तरह से जो इंडिया का पूरा पार्ट है पूरा समुद्र में है ये, तो जो एक जो लैंड का पार्ट जो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो पेनिनसुलर इंडिया हमारा पूरा यही है। सो इट कनेक्ट पेनिनसुलर इंडिया विद नॉर्थ। तो इस पार्ट को, इंडिया के इस वाले साउथ वाले पार्ट को ये ऊपर नॉर्थ से जाके जोड़ता था, ठीक है। और साथ में वेस्टर्न इंडिया से भी जोड़ता था। इट बिगेन फ्रॉम पाटलिपुत्रा एंड थ्रू कोसाम्बी, उज्जैन, भरूच, अजंता एंड जॉइन पैठान, ठीक है। तो पूरा ऊपर से नीचे तक ये पूरा पार्ट इसको आराम से ये जोड़ दिया करता था। मतलब ये ऐसा रूट था जो पूरे इंडिया को नॉर्थ से लेकर नीचे साउथ तक और वेस्ट से ऐसे जोड़ रहा, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर है उत्तर पथ। उत्तर पथ में क्या था? ये ताम्रलिप्ति आपकी जगह वेस्ट बंगाल में, इसको ये पाकिस्तान से जोड़ता था। तो आपका वेस्ट बंगाल किधर है? इंडिया में, इस साइड है ये। और यहाँ पर ये आपका पाकिस्तान है, तो ये पूरा पार्ट ये इस तरह से जोड़ता था, ठीक है। ताम्रलिप्ति कहाँ पर? आपका वेस्ट बंगाल में, और पाकिस्तान में तक्षशिला है, तो ये इसको पाकिस्तान से जोड़ता था, वेस्ट बंगाल पाकिस्तान। ईस्टर्न पोर्ट की बात करें तो ईस्ट कहाँ पर हमारा? इधर है, इधर हमारा वेस्ट बंगाल ही है जो हमारा समुद्र से लगता है। तो यहाँ पर ताम्रलिप्ति और जो यहाँ पर ये अरिकमेदु है जो तो आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपस में ये ईस्टर्न पोर्ट थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट थे। ये पोर्ट किस लिए यूज़ में आते हैं? जब बाहर से कोई पानी जो जहाज वहाज के थ्रू समुद्र के रास्ते होकर हम कोई ट्रेड करते हैं, तो उस समय ये ताम्रलिप्ति वेस्ट बंगाल का, जो अरिकमेदु है तमिलनाडु में, इनका बड़ा इस्तेमाल हुआ था। तो आपको याद रखना है ताम्रलिप्ति कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। और अरिकमेदु कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। मेजर वेस्टर्न की बात करें, अब इस साइड की बात करें, तो यहाँ पर कौन सा था? गुजरात में भरूच था, और महा में सोपारा था, मतलब महाराष्ट्र में आपका सोपारा था, ठीक है। और ये लास्ट कौन सा है? ये आपका महाराष्ट्र में ये आपका कल्याणी था। आर्मी की बात करते हैं अब, तो बहुत मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर था जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का, वो यही था कि इनकी बहुत बड़ी आर्मी थी, और ना सिर्फ केवल ऐसी आर्मी बना रखी थी बल्कि उसको मेंटेन भी बहुत अच्छे से कर रखा था। इसलिए तो जीत रहे थे, इसलिए तो इतने आगे तक इन्होंने पूरा साउथ तक अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फैला लिया था, रूल। दे ऑल्सो मेंटेन अ नेवी। देखिए अब तक जो इनसे पहले के जो रूलर थे उन्होंने सिर्फ ना लैंड आर्मी को मेंटेन कर रखा था, किसी के नाम अपनी नेवी नहीं थी। लेकिन मॉडर्न जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये क्या करता है? ये अपनी नेवी भी करता है, ठीक है। जो अपना जो समुद्र में जो इनका कुछ, जब ये जाते थे तो अगर कोई समुद्र की तरफ से इन पर कोई अटैक हो रहा है तो बिल्कुल रेडी रहते थे अपनी नेवी आर्मी के साथ। ये अगर मेगास्थनीज को देखें, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्मी वॉज कैरिड बाय बोर्ड 30 ऑफिसर डिवाइड इंटू 6 कमेटी। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी क्या होता था, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए आर्मी को 30 ऑफिसर्स थे, जिसमें 6 कमेटी थी, उसमें हर में 5 मेंबर होते थे, हमने पहले ही पढ़ा। और उसमें देखिए कौन कौन से थे, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। एक तो होता था जो इन्फेंट्री, ठीक है, जो इन्फेंट्री को संभालेगा, जो पैदल होते थे, ठीक है। उसके बाद है कैवलरी जो घोड़े पे होते थे, फिर एलिफेंट आते थे, फिर चैरियट्स जो कि रथ वगैरह हैं, 5वीं आपकी नेवी होती थी, और 6th आपकी ट्रांसपोर्ट,
ठीक है, ट्रांसपोर्ट के कैसे आना जाना है वो सारे। तो ये 6 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे उनकी आर्मी की। इन्फेंट्री, ठीक है ना, जो कि पैदल सेना होती थी, कैवलरी जो कि घोड़े वाली सेना होती थी, एलिफेंट्स होते थे जो आपके घुड़सवार होते थे, ठीक है, नेवी और ट्रांसपोर्ट। इन द मॉरिन पीरियड देयर वर 2 टाइप्स ऑफ गुड पुरुषास। तो देखिए यहाँ पर क्या होते थे उस समय ना, डिटेक्टिव्स भी वो लोग हायर करते थे। डिटेक्टिव इसलिए कि उन्हें किसी के पीछे जासूसी करनी है तो वो इनसे करवाते थे, ठीक है ना, तो आप नाम याद रखिएगा, ये लोग डिटेक्टिव्स होते थे। फिर संस्थान के स्टेशनरी, जो एक जगह रह के काम करते थे। और संचारी, एक ऐसे ऑफिसर्स बनाए थे इन्होंने जो कि ना जगह जगह जाते थे, घूम फिर के मतलब देखते थे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, फिर आके वो किंग को बताना है उन्हें, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका लेक्चर है ये खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम दूसरा जो सुंग डायनेस्टी है, जिसके हमने देखा कि नंदा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था बृहदत्त, उसको किसने खत्म किया था, पुष्यमित्र सुंग ने। तो ऑब्वियसली अब इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आएगी, आपकी सुंग डायनेस्टी आएगी। तो यहाँ पर हमने पूरा जो हमारा जो मौर्य समाज है उसको पढ़ लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कॉमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि तभी आपको और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।